सभी साथियों का ध्येय एकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास के अंदर हमने आपको प्रस्तावना पढ़ाया था संविधान के अंदर, और प्रस्तावना कंप्लीट होने के बाद से हम डायरेक्टली अनुच्छेद पे आ रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ें आपको पढ़ानी है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली हिट हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 25 से 30 क्लास के अंदर पूरा का पूरा संविधान कंप्लीट कराना है, तो तभी ये कंप्लीट हो पाएगा जब हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को उठाएं और उसी को डिस्कस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान का भाग 1, और इसको हम कंप्लीट भी कराएंगे भाग 1, जिसके अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का वर्णन आता है। तो आज पूरा का पूरा भाग 1 हम कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि अनुच्छेद 1 क्या है। तो अनुच्छेद 1 का शुरुआत जो होता है वो होता है इस तरीके से कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। पहली लाइन अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 1 का तो बताया गया इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। अब इससे दो प्रकार के प्रश्न आज तक के एग्जाम में आए हैं, दो प्रकार के प्रश्न बने हैं। प्रश्न एक ये बना कि भारतीय संविधान के अंदर भारत के कितने नामों का वर्णन है। तो दो नामों का वर्णन है। कौन कौन सा? एक तो इंडिया और दूसरा भारत। ऑप्शन में दिया गया रहेगा 2 नाम, 3, 4 और 5। तो कौन सा आंसर आप मारेंगे? दो ही नाम आते हैं, इंडिया और भारत। अगर ये पूछ दिया जाए कि भारत के 2 नामों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंदर है, तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 1। पूछा जाए कि किस भाग में है, तो भाग 1 होगा। अब आगे देखेंगे तो सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि यह संघ शब्द का क्या मतलब है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, और ये क्लियर भी करना हमको होगा, क्योंकि आप संविधान को रट नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको संविधान की बारीकियों को समझा पाऊं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संघ शब्द क्या है। देखिए, संघ शब्द का अगर देखेंगे इंग्लिश तो 2 इंग्लिश होती है। एक होता है फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, और दूसरा शब्द आता है इंग्लिश के अंदर यूनियन। प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के अंदर इन 2 शब्दों में से किस एक शब्द को जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान के अंदर यूनियन शब्द का प्रयोग है, न कि फेडरेशन शब्द का। अब इस पे बहस छिड़ी। जब भारतीय संविधान हमारा बन रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लोगों ने प्रश्न किया कि क्यों नहीं फेडरेशन शब्द को जोड़ा जा रहा है, क्यों यूनियन जोड़ा जा रहा है। जबकि आप देखेंगे तो भारत के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली है। तो अगर भारत के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली है तो क्यों नहीं फेडरेशन शब्द को जोड़ा जा रहा है, क्यों यूनियन को जोड़ा जा रहा है। तो इसका तर्क दिया गया। देखिए, फेडरेशन का अर्थ और यूनियन का अर्थ, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के अंदर इस शब्द का प्रयोग मिलता है, फेडरेशन का। अब अमेरिका के अंदर क्यों फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ? देखिए, अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका के अंदर 13 कॉलोनीज हुआ करती थी, और जो 13 कॉलोनीज हुई और उसके वही चल के आगे अमेरिका का राष्ट्र का निर्माण करती हैं। तो अमेरिका जो बना उसके अंदर जो राज्य आए वो सब के सब समझौते के साथ आए। सभी राज्य एक दूसरे से समझौता करके एक अमेरिका राष्ट्र का निर्माण किए। मतलब अमेरिका जो देश बना उसके अंदर राज्यों का निर्माण, राज्यों का मिलन समझौते के आधार पर हुआ। जबकि आप भारत देश के अंदर देखेंगे तो भारत राष्ट्र का निर्माण किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। यहां पे राज्यों का विलय समझौते पर नहीं हुआ। जबकि आप अमेरिका का देखेंगे तो अमेरिका में राज्यों का विलय समझौता करके किया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि समझौता अगर किया गया, जैसे अमेरिका के अंदर समझौता किया गया, तो समझौता करने का यहां पे मतलब यह है कि वहां के जो राज्य है वो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भारत के राज्य हैं वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए जो भारत के राज्य हैं वो भारत देश से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, वो भारत देश के अभिन्न अंग हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो वहां पर डबल नागरिकता है अमेरिका के अंदर। केंद्र एक अलग अपनी नागरिकता देता है और राज्य अपनी अलग नागरिकता देता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फेडरेशन और यूनियन शब्द क्या है, और भारतीय संविधान के अंदर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान के अंदर यूनियन शब्द का प्रयोग आप एक लाइन में कह सकते हैं कि भारत के राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि अमेरिका के अंदर जितने भी राज्य आए वो सब समझौता करके आए और अमेरिका राष्ट्र का निर्माण हुआ। क्लियर हो गया होगा फेडरेशन और यूनियन क्या है।
अब आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात यहां पे एक चीज और आ जाती है। शब्द आता है एक हिंदी में संघ, और एक दूसरा शब्द आता है हिंदी का है संघात्मक, संघात्मक, और एक और शब्द आ जाता है एकात्मक। अब यहां कंफ्यूजन होता है कि क्या संघ और संघात्मक एक दोनों ही एक ही शब्द है, दोनों का मतलब एक है। तो आपको हम समझाना चाहेंगे कि संघ और संघात्मक शब्द में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है ना। अब संघात्मक किसको कहते हैं? संघ तो आपने समझ लिया कि जहां पे राज्य समझौते के परिणाम नहीं है ना, यूनियन उसको बोला जाता है, और समझौते का परिणाम है तो फेडरेशन बोला जाता है। अब संघात्मक को समझे, संघात्मक क्या है? तो देखिए, जिस देश के अंदर केंद्र और राज्य दो चीजें हों, जिस भी देश के अंदर केंद्र और राज्य दो ऐसी शक्तियां अस्तित्व में हो और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हो, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो और केंद्र और राज्य जहां पे अस्तित्व में हो, तो उसको हम कहेंगे कि वहां पे संघात्मक शासन प्रणाली है। पुनः सुनिए, जहां जिस देश के अंदर केंद्र और राज्य अस्तित्व में हो और केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा हो, विषयों का बंटवारा हो, उसको बोला जाता है संघात्मक शासन प्रणाली। इसके ठीक विपरीत अगर आप देखेंगे एकात्मक शासन प्रणाली के अंदर, तो यहां पे राज्य नाम का जो तत्व है वो नहीं होता है, केवल और केवल केंद्र होता है। मतलब सारा का सारा पावर केंद्र के अंदर होता है, इसमें किसी भी प्रकार के विषयों का बंटवारा नहीं होता है। एक ही शक्ति होती है जो केंद्र के अंदर होती है, तो वहां कहा जाता है कि वहां एकात्मक शासन प्रणाली है। अब भारत में पूछा जाए कि भारत में कैसी प्रणाली है, तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, न कि एकात्मक शासन प्रणाली है। क्योंकि आप देखते हैं कि भारत के अंदर केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा है। आप समवर्ती सूची देखेंगे, आप राज्य सूची, आप संघ सूची, इसीलिए ये सूचियां बनाई गई। दूसरा प्रश्न एक और आता है कि ये जो भारत के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली है, ये कहां लिखा गया है? तो मैं बताना चाहूंगा कि संघात्मक शासन प्रणाली है भारत के अंदर, यह भारतीय संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा गया है ना। भारतीय संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा गया है, बस ये माना गया है कि भारत के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली है। चलिए इसके बारे में डिटेल में कभी चर्चा करेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, और डिटेल में इसकी बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें आती हैं जो आईएएस और पीसीएस के एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, क्योंकि वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है। तो अभी आप बस इतना समझिए अपने कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए अनुच्छेद 1 में अगर आप देखेंगे तो आगे कहता है, ये तो अनुच्छेद 1 का स्टेंजा नंबर 1 है। स्टेंजा नंबर 2 क्या कहता है इसी के अंदर कि भारत के राज्य क्षेत्र, क्या भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं। 3 चीजों के बारे में बात करता है। भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र, इसकी बात की गई है स्टेंजा नंबर 2 में अनुच्छेद 1 के अंदर। क्या क्या कहता है जी? तो पहली चीज कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर राज्य शामिल होगा। क्या? राज्य शामिल होगा। दूसरा कहता है केंद्र शासित प्रदेश शामिल होगा, केंद्र शासित प्रदेश शामिल होगा। तीसरी चीज बोली गई कि अर्जित क्षेत्र शामिल होगा, अर्जित क्षेत्र। ये 3 चीजें कहां शामिल हैं? तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर शामिल है। तो पूछा जाए कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें शामिल है, तो ये 3 चीजें शामिल होती हैं: राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र क्या है? तो जब कोई भारतीय पृष्ठभूमि, जब कोई भूमि भारत की सीमा के अंदर ना हो और भारत उसका अधिग्रहण करे, तो उसको बोला जाता है अर्जित क्षेत्र। ऐसा मान के चलिए भारत पाकिस्तान के कुछ हिस्से को ले लिया, भारत बांग्लादेश के कुछ हिस्से को ले लिया, श्रीलंका से कुछ ले लिया, तो लिया गया जो क्षेत्र होगा उसी को बोला गया अर्जित क्षेत्र। और जो अर्जित क्षेत्र होगा वो भी भारत देश का अभिन्न हिस्सा होगा। तो अनुच्छेद 1 के बारे में यही सारे सवाल आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। आज तक तो वन लाइनर ही पूछा गया सबसे ज्यादा, इतना डिटेल में नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से आज के बाद से उत्तर दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 1 कंप्लीट हुआ। अनुच्छेद 2 जो है भारत में नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। भारत में नए राज्यों का प्रवेश और गठन कैसे होगा? भारत की सीमा के अंदर नए राज्यों का प्रवेश, है ना, बाउंड्री के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं भारत के नए राज्यों के प्रवेश या गठन से संबंधित ये है, मतलब हमारा ये है कि भारतीय भूमि का उसमें विस्तार होगा, भारत के क्षेत्रफल में विस्तार होगा, कोई एक अलग से टुकड़ा करके भारतीय भूमि में शामिल होगा। तो इसका वर्णन आप देखेंगे तो अनुच्छेद 2 के अंदर है।
भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन। भारत में नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन। अब सबसे ज्यादा सवाल यहां से पूछा जाता है, नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यहीं पे है। आप अगर देखेंगे अनुच्छेद 3 के अंदर, तो अनुच्छेद 3 भी नए राज्यों की बात करता है, अनुच्छेद 2 भी नए राज्य की बात करता है। लेकिन याद रखिए, जो बाहरी बाउंड्री से, जो भारतीय पृष्ठभूमि का हिस्सा नहीं है और उसको भारतीय सीमा के अंदर शामिल करके कोई नया राज्य, कोई नया क्षेत्र का निर्माण होता है, तो वह अनुच्छेद 2 के अंदर इसका वर्णन है। अनुच्छेद 3 जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, तो वो भारतीय सीमा के अंदर की प्रक्रिया चलती है, और अनुच्छेद 2 में भारतीय सीमा के बाहर की प्रक्रिया चलती है। अब भारत में नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन का जो प्रावधान है, तो हमने बता दिया कि अनुच्छेद 2 के अंदर है। लेकिन यह होगा कैसे, इसका नियम कायदा कानून क्या है? तो इसका एक छोटा सा नियम इसी अनुच्छेद के अंदर बताया गया कि संसद कानून बना करके ऐसा कर सकती है। संसद कानून बना करके किसी भी नए राज्य का और नए राज्य को भारत के अंदर मिला सकती है, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, संसद कानून बना करके। ठीक है, तो ये इसका आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं अनुच्छेद 3 की तरफ। अनुच्छेद 2 से और यही सवाल बनते हैं। बाकी अनुच्छेद 2A क्या है, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद 3 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 3 क्या है? तो अनुच्छेद 3 ये कहता है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत की सीमा के अंदर, भारतीय सीमा के अंदर अगर किसी नए राज्य का निर्माण, गठन हो, उसकी सीमा में परिवर्तन हो, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, तो ऐसा वर्णन आपको अनुच्छेद 3 में देखने को मिलेगा। अब अनुच्छेद 3 जिसमें मैंने कहा कि ये सारी प्रक्रिया हैं, ये सारी प्रक्रिया कैसे संपन्न होंगी? तो सारी की सारी प्रक्रिया, मतलब अगर भारतीय सीमा के अंदर किसी नए राज्य का निर्माण करना है